students. Today is our lecture number 22, and in this lecture we shall discuss the remaining part of the moving coil galvanometer. In lecture 21 we discussed what is moving coil galvanometer. Quickly we revise it. It is a device or instrument to detect and measure a small electric current or a small deflections. Its principle is based on the fact that when a current carrying coil is placed in uniform magnetic field, it experiences a torque. Then we discuss the construction. In this, H is movable torsion head, and this is the rectangular coil which is made up of capital N number of turns, for example, and this L is the soft iron core, and this L is surrounded by a rectangular frame which is of non-ferromagnetic material. This non-magnetic material structure or frame is made up of brass, and L is soft iron core, and on this frame we have bounded the insulated copper wire in this manner and the current I is flowing through this coil which is placed inside the magnetic field in uniform magnetic field. Here we have used two concave shaped magnets, horseshoe magnet, just to make the magnetic field radial and strong. कॉनकेव शेप मैग्नेट यूज किया है और ये आयरन सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल एंड स्ट्रांग हो जाए. इससे हेयर स्प्रिंग ये टर्मिनल T2 से जुड़ी हुई है और मूवेबल टॉर्सन हेड जो है टर्मिनल T1 से जुड़ा हुआ है. ये नीचे जो है इसमें लेवलिंग स्क्रूज हैं, इसकी हेल्प से इनको लेवल किया जाता है. ठीक है, और ये मूवेबल टॉर्सन हेड है, इससे एक निडल जुड़ी रहती है और वो स्केल्स पर डिफ्लेक्शन शो करती है. स्केल से हम डिफ्लेक्शन नोट कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमने दो बातें की थी. एक तो रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया गया है. मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम मैग्नेट्स के शेप को कॉनकेव बनाते हैं या हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं और सेंटर में हम एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं. इसके अलावा इस कॉइल को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करने के लिए, लटकाने के लिए हमने जो वायर ये यूज किया है ये फॉस्फोर ब्रांच वायर है. फॉस्फोर ब्रांच वायर को यूज करने की दो वजह हैं. नंबर 1, एक तो इसका टॉर्सन कांस्टेंट कम होता है जिससे कि इस गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी ये ज़्यादा एक्यूरेट डिफ्लेक्शन मेजरमेंट कर पाएगा, एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, यानी स्मॉल करंट के लिए भी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा. और जब स्मॉल करंट होगा तो डिफ्लेक्शन लार्ज होगा, इसका मतलब इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है लो टॉर्सन कांस्टेंट के कारण, जो लो टॉर्सन कांस्टेंट फॉस्फोर ब्रांच वायर का होता है. दूसरा कारण इसका यह है कि फॉस्फोर ब्रांच वायर का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, लार्ज होता है, और उस वजह से फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग होता है. ट्विस्ट होने से भी ये जल्दी से टूटता नहीं है. इवन थिन वायर भी इसका फॉस्फोर ब्रांच वायर का टूट नहीं पाता है. तो यहाँ पर फिर हमने कैलकुलेट किया, थ्योरी की बात की, और थ्योरी में हमने बात की, थ्योरी एंड वर्किंग में हमने बात की जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके द्वारा इतना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है. और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल एंड स्ट्रांग है. इस वजह से जो प्लेन ऑफ द कॉइल है एंड प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए बी और ए के बीच जो है एंगल थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे. एरिया वेक्टर जो कि लूप जो होता है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमने बनाई थी, ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर कॉइल थी और इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ये इसका एरिया वेक्टर होगा और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा 0 हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा NIAB. इसके अलावा ये जो कॉइल है ये रीस्टोरिंग टॉर्क भी एक्सपीरियंस करती है जिसको हम मैकेनिकल टॉर्क कहते हैं, और ये टॉ इज इक्वल टू के इंटू एल्फा होता है, जहाँ एल्फा एंगल ऑफ ट्विस्ट है जो कि डिफ्लेक्शन को बताएगा और के टॉर्सन कांस्टेंट है फॉस्फोर ब्रांच वायर के लिए. तो इक्वेशन 1 और 2 से के अल्फा इज इक्वल टू NIAB आ गया और यहाँ से आई का वैल्यू निकाला, एल्फा का वैल्यू निकाला, अल्फा इज इक्वल टू NAB अपॉन के इंटू आई आ गया. ये NAB अपॉन के इज कांस्टेंट, सो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई.
large the value of current, large will be deflection, and small the value of current, small will be deflection. So deflection is directly proportional to current. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे. इसके अलावा जो हमने बात की इसमें करंट सेंसिटिविटी की बात की. करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट एल्फा अपॉन आई. एल्फा की वैल्यू ये थी तो यहाँ से एल्फा अपॉन आई लिखा. एल्फा अपॉन आई का यूनिट एल्फा तो हो गया रेडियन में और आई हो गया एम्पियर में. रेडियन अपॉन एम्पियर या रेडियन पर एम्पियर लिख दिया. वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन, ये एल्फा हो गया डिफ्लेक्शन पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं. एल्फा की वैल्यू ये रहती है, यहाँ से एल्फा अपॉन वी निकाला और एल्फा अपॉन वी का वैल्यू एल्फा अपॉन वी की जगह लिखा आई आर. तो यहाँ से एल्फा अपॉन वी ये 1 अपॉन आर इंटू एल्फा अपॉन आई और इसकी वैल्यू होती है एन ए वी अपॉन के. तो एल्फा अपॉन वी का ये फॉर्मूला आ गया और उसके बाद में इसका यूनिट हमने निकाल लिया. यूनिट आया रेडियन पर वोल्ट, रेडियन अपॉन वोल्ट या रेडियन पर वोल्ट. इस तरीके से ये बात हमने लेक्चर नंबर 21 में की थी. अब इससे आगे हम बात करेंगे और इससे आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर. सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर यानी किस गैल्वेनोमीटर को हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहेंगे, इसकी बात करेंगे. तो टॉपिक है हमारा सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी से क्या मतलब है. हालांकि हमने दो टाइप की सेंसिटिविटी ऑलरेडी पढ़ ली है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी. देखिए हमने जो डिफ्लेक्शन निकाला वो कितना निकाला, एन ए वी अपॉन के, एन ए वी अपॉन के इंटू आई, ये हमने डिफ्लेक्शन निकाला था. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि हाउ कैन वी इंक्रीज द डिफ्लेक्शन. सो एल्फा कैन बी इंक्रीज्ड, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है. एल्फा दैट इज डिफ्लेक्शन कैन बी increased by increasing number of turns capital N, area of coil capital A, magnitude of magnetic field कैपिटल V. भाई इस फॉर्मूले से पता चल रहा है n बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, a बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, b बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ जाएगा. एंड अल्फा दैट इज डिफ्लेक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बाय इंक्रीजिंग करंट आई. ठीक है. दूसरा अल्फा के को डिक्रीज करने से, अल्फा इज ऑल्सो increased by having small value of torsion constant K. K की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी अल्फा उतना ही ज़्यादा होगा और इसके लिए तो हमने फॉस्फोर ब्रांच वायर यूज किया है. ठीक है. अब इनमें से हम ये देखना चाहेंगे कि किसको बढ़ाना फिजिबल है और किसको बढ़ाना फिजिबल नहीं है. तो 1 बाई 1 देखते हैं. यदि मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले तो चलो इसको भी जानने से पहले सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हम बात कर रहे हैं. तो ये अल्फा की वैल्यू लिख दी और अल्फा इस तरीके से बढ़ा दिया जाता है. अगर मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँ कि कोई भी गैल्वेनोमीटर कब सेंसिटिव होगा, ए गैल्वेनोमीटर, ये लिख लें हम, ए गैल्वेनोमीटर इज said to be very sensitive. कब सेंसिटिव कहलाएगा बेटा,
A galvanometer is said to be very sensitive. कब कहलाएगा बताइए? If it shows large deflection, if it shows large deflection का मतलब अल्फा. If it shows large deflection even when a small current is passed through it. कोई भी गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कहलाएगा. ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव. ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन से है. ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी वेरी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शन. यदि ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, इवन कब? स्मॉल करंट इससे पास होने के बावजूद भी यदि लार्ज डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो करता है तो वो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कहलाएगा. A galvanometer is said to be very sensitive if it shows large deflection even when a small current is passed through it. इसमें स्मॉल करंट पास होने के बावजूद भी यदि लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है कौन? गैल्वेनोमीटर, तो उसे हम सेंसिटिव कहेंगे. तो हम ये किस गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कहेंगे? कि उसमें करंट कम फ्लो हो रहा है फिर भी वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो वो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा. यानी अल्फ़ा का वैल्यू हमें हाई रखना है. अब अल्फ़ा को बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया एन बढ़ा सकते हैं, ए बढ़ा सकते हैं, बी बढ़ा सकते हैं, के को घटा सकते हैं, के को कम से कम रखना है, आई को बढ़ा सकते हैं. ठीक है, लेकिन किसको बढ़ाना फिजिबल होगा देखते हैं वन बाई वन. ये फॉर, मैं कह रहा हूँ फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ अल्फ़ा दैट इज डिफ्लेक्शन. लार्ज डिफ्लेक्शन क्यों चाहिए? हायर सेंसिटिविटी के लिए चाहिए. एक गैल्वेनोमीटर हाईली सेंसिटिव कहलाएगा यदि अल्फा की वैल्यू लार्ज है. और अल्फा की वैल्यू लार्ज होने के लिए सबसे पहले नंबर ए द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N cannot be increased बढ़ाई नहीं जा सकती because it results in increase because it results in increase in the resistance of coil. ठीक है भाई, कैसे बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस? कैसे बढ़ जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. और ये क्यों बढ़ जाएगा? ना केवल रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड ऑल्सो मेक्स द गैल्वेनोमीटर बल्कि मतलब बड़ा साइज का बना देगा. BULK. देखिए, वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बिकॉज इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस. जब n का वैल्यू बढ़ाओगे बेटा, इसको इस तरीके से लिखें. जब n बढ़ेगा, ये n को आपने बढ़ाया, n को इंक्रीज किया. ठीक है, n बढ़ा तो क्या हुआ? जैसे ये एक कॉइल था, इसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे इस वायर की लेंथ बढ़ जाएगी. तो लेंथ इंक्रीज होगा. ठीक है, और लेंथ इंक्रीज होने से आप जानते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि
रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वायर के, लेंथ उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा वायर का, जिससे कॉइल बनी हुई है। तो जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, लॉसेज ज़्यादा हो जाएंगे। और क्या होगा भाई, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही बड़ा ये कॉइल बन जाएगा, उतना ही बड़ा कॉइल बन जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। तो बहुत बड़ा गैल्वेनोमीटर भी नहीं चाहिए जिसकी साइज बल्कि हो जाए, ऐसा भी गैल्वेनोमीटर नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम कैपिटल एन को कम से कम रखें, ज़्यादा ना बढ़ाएं तो बेटर होगा। ठीक है, हालांकि कैपिटल एन के बढ़ाने से डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, लेकिन उसको ना बढ़ाना क्यों ज़्यादा उचित है वो हमने जान लिया। पॉइंट बी की बात करते हैं, कैपिटल एन की बात कर ली। अब हम देखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B can be increased, magnetic field V can be increased by using a horseshoe magnet, मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, देखिए कैपिटल एन बढ़ाया हमने, तो कैपिटल एन बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, क्योंकि वायर की लेंथ बढ़ रही थी, लेंथ रेजिस्टेंस को बढ़ा रही थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी बढ़ाने से अल्फा बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बी हम बढ़ा सकते हैं। और बी को बढ़ाने के लिए हम हॉर्सशू मैग्नेट का यूज करते हैं। ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट सी में यदि हम बात करें, पॉइंट सी की मैं बात करूँ इसमें, तो पॉइंट सी और कैसे बढ़ा सकते हैं, द वैल्यू ऑफ टॉर्सन कांस्टेंट के कैन बी डिक्रीज्ड। के को डिक्रीज करेंगे, देयरफॉर वी यूज फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर। फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी के की वैल्यू कम होती है, और के की वैल्यू कम होने से देखना ज़रा फॉर्मूले में, के की वैल्यू कम होगी तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये तीन बातें हो गई। हमने एन बढ़ाया तो वायर की लेंथ बढ़ी और उससे वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए एन को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। बी को हम बढ़ा सकते हैं, के को हम कम कर सकते हैं अल्फा बढ़ाने के लिए। अब एरिया ऑफ द लूप, यानी ये जो कॉयल है बेटा, इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा आपका गैल्वेनोमीटर उतना ही ज़्यादा बल्कि हो जाएगा या नहीं। ठीक है, तो बल्कि हो जाएगा तो फिर जो है आप बल्कि गैल्वेनोमीटर के साथ डील करना उतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। तो एरिया क्या करता है, गैल्वेनोमीटर को बल्कि बनाता है। तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को भी, डी पॉइंट है ये। ठीक है, the value of area of cross section capital A cannot be increased beyond a limit, because in that case the coil will not be in uniform magnetic field, कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगी। और इससे भी ज़्यादा मोर ओवर इससे भी ज़्यादा क्या होगा, इट विल मेक द गैल्वेनोमीटर
गैल्वेनोमीटर बल्कि एंड अनमैनेजेबल। जब बल्कि हो जाता है, बल्कि हो जाता है, बल्कि हो जाता है गैल्वेनोमीटर, तो अनमैनेजेबल हो जाता है। तो ये कैसे बेटा, ये जो हमने पॉइंट लिखा है ये कैसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने का मतलब ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब आप ऐसे मान लीजिए बड़ा बनाओगे कॉइल को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने बढ़ा दिया, इतना एरिया बन गया, तो बल्कि तो हो ही रहा है ना, गैल्वेनोमीटर बड़ा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, मैनेजेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल नहीं रहेगी। मान लीजिए यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऊपर वाला हिस्सा इसका मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहा ना, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा। तो वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए लिमिट, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज इन दैट केस द कॉइल विल नॉट बी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में कॉइल किस में नहीं होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगी। मोर ओवर इट विल मेक द गैल्वेनोमीटर बल्की एंड अनमैनेजेबल। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगी, देखिए ये हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, ये हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है जब आप बल्कि बना दोगे तो, ठीक है। और उससे ज़्यादा गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, और उसको मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम ए को भी नहीं बढ़ा सकते। तो देखिए इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, अल्फा बढ़ाने के लिए एन बढ़ा के देखा। एन बढ़ाने से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। और एरिया बढ़ाने से देखिए एन बढ़ाने से ना केवल रेजिस्टेंस बढ़ रहा था बल्कि गैल्वेनोमीटर बल्कि हो रहा था। एरिया बढ़ाने से भी गैल्वेनोमीटर बल्कि हो रहा था और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल नहीं रह पा रही थी, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड हम चाहें जितना बढ़ा सकते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करके। के का वैल्यू हम कम, लो टॉर्सन कांस्टेंट का मटेरियल का वायर हमें यूज करना चाहिए। के का वैल्यू कम होगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, और आई बढ़ाने से तो डिफ्लेक्शन बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जिनके हेल्प से हम एक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ा सकते हैं। और जब गैल्वेनोमीटर में स्मॉल करंट के लिए हाई डिफ्लेक्शन आएगा तो हम कहेंगे कि वो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये बात होगी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है increasing current sensitivity may not necessarily increase voltage sensitivity। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से, क्वेश्चन क्या है समझिए पहले। इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी यानी करंट सेंसिटिविटी के बढ़ने से ये ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, मे नॉट नेसेसरीली, कि वो किसे बढ़ा दे, वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ा दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है बेटा, मैं इस पर इम्पॉर्टेंट लिखूँगा। ये गैल्वेनोमीटर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है साथ में कि प्रूव दैट इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका प्रूव करना है हमें, प्रूव करूँ मैं इसको, कैसे प्रूव करूँगा। सेंस, देखिए हम जानते हैं करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। सिंस करंट सेंसिटिविटी क्या है, एल्फा अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। अब मुझे करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देता हूँ। देयरफॉर जो करंट सेंसिटिविटी न्यू होगा, जो न्यू करंट सेंसिटिविटी है, ये डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया है न्यू करंट सेंसिटिविटी, ये बराबर क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा, 2n ए बी अपॉन के, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से एरिया तो वही रहने वाला है, बी वही रहने वाला है, के वही रहने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स हम डबल कर रहे हैं तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू एन ए बी अपॉन के आ जाएगा या नहीं, ये एल्फा अपॉन आई डैश, ठीक है। और एल्फा अपॉन आई डैश इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा, ये ब्रैकेट में है क्या,
ये ऑल्ड करंट सेंसिटिविटी है अल्फा अपॉन आई, अल्फा अपॉन आई, ठीक है। यानी बाय दैट इज बाय doubling number of turns को डबल कर देने से द न्यू करंट सेंसिटिविटी also gets doubled, that is increased। न्यू करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। किसको डबल करने से, बाय डबलिंग करने से या इंक्रीज करने से, किसको इंक्रीज या डबल करने से, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से नया करंट सेंसिटिविटी भी डबल हो जाता है और यानी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा देखते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, अल्फा अपॉन वी। अल्फा अपॉन वी क्या आया था हमारा, ध्यान हो तो ये आया था, ठीक है। नहीं भी ध्यान है तो v इज इक्वल टू आई आर करके अल्फा अपॉन आई का वैल्यू लिख के ये आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स इसमें हमने डबल कर दिए। जब नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे तो वायर का लेंथ डबल हो जाएगा ना बेटा, लेंथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और ये लेंथ क्या करेगा, रेजिस्टेंस को डबल कर देगा, रेजिस्टेंस को डबल कर देगा। भाई नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो रहे हैं तो वायर का लेंथ डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये लेंथ जब डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसलिए जो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा, देयरफॉर न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन वी डैश बराबर क्या होगा, n की जगह 2n ए बी अपॉन के और r की जगह 2r। यही तो कर रहे हो आप, n को 2n कर रहे हो और r को 2r कर रहे हो। अब देखना जरा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वापस क्या आ गया, ये एन ए बी अपॉन के आर। और एन ए बी अपॉन के आर क्या है बेटा, एन ए बी अपॉन के आर क्या है बताओ, एन ए बी अपॉन के आर क्या है, ओल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी है या नहीं, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। तो ये न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी है, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। और ये क्या है, ओल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो देखिए क्या नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा, नहीं बढ़ रहा है, सेम है। इट मीन्स बाय इंक्रीजिंग, या फिर हम करें डबलिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, क्या हो जाता है, करंट सेंसिटिविटी also gets doubled, that is increased। करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाता है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन्स सेम, ठीक है। लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रहता है। तो प्रूव हो गया कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इट मीन्स वी कैन से, क्या कह सकते हैं बेटा, वी कैन से दैट बाय इंक्रीजिंग current sensitivity may not necessarily increase voltage sensitivity।
वोल्टेज सेंसिटिविटी। हो गया प्रूव। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है बात। अब देखिए, ये तो बात हो गई सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। हमने ये भी जान लिया कि करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, कैसे हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। अब हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलते हैं और कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर into an ammeter देखिए, गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये तो हमने सीख लिया ना, गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये एमीटर क्या है ये हमने अभी तक नहीं जाना। ठीक है, ये एमीटर क्या है ये हमने अभी तक नहीं जाना। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इस टाइप के इसमें एक रेड टर्मिनल होता है और एक ब्लैक टर्मिनल होता है। रेड वाला होता है बेटा पॉजिटिव, ब्लैक वाला होता है नेगेटिव, और इस तरीके से एक शीशे का बॉक्स सा होता है, और इसमें यहाँ पर होती है एक निडल, यहाँ पर होती है निडल, और यहाँ लिखा रहता है कैपिटल जी बेटा, और यहाँ होता है 0, और फिर यहाँ पर ऐसे 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 कितने डिविजन्स होते हैं 30, 10, 20, 30 इधर होते हैं। ऐसे ही इधर भी कितने डिविजन्स होते हैं 30, 10, 20, 30 डिविजन्स इधर होते हैं। तो जी लिखा है तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया। और गैल्वेनोमीटर से क्या काम करते हैं हम, स्मॉल डिफ्लेक्शंस को मेजर करते हैं, या करंट की प्रेजेंस सर्किट में है या नहीं उसको चेक करते हैं। ठीक है, इस क्या काम करते हैं गैल्वेनोमीटर से, ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से क्या काम करते हैं हम, स्मॉल डिफ्लेक्शंस कैन बी मेजर्ड। ठीक है, एक तो ये काम होता है। दूसरा, चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं किसकी हेल्प से, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। ये तो गैल्वेनोमीटर की बात की मैंने। ठीक है, अब एमीटर, एमीटर क्या होता है, एमीटर देखिए इसी टाइप का आपको लैब में मिलेगा। जब आप स्कूल आओगे तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे और उस समय आपको ये सब देखने को मिलेगा। 10th क्लास में आपने देखा था। इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं, रेड और ब्लैक, रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव, और इस तरीके से ये होता है। और यहाँ लिखा रहता है ए, और इस पर एक निडल होती है बेटा, और निडल, ये निडल इस तरीके से होती है, इस तरीके से इस पर स्केल बना रहता है। क्या बना रहता है, स्केल। ये 0 होता है, ये 2 होता है, 4, 6, ठीक है, ये 6, ये 8 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 हो, या 3 लास्ट में हो। तो जो लास्ट में लिखा होता है ना वो उसकी रेंज कहलाती है। तो ये कितना रेंज का एमीटर है, 8 एम्पियर रेंज है। इसकी रेंज क्या है बेटा, रेंज का मतलब होता है कि मैक्सिमम वो क्या कितना करंट मेजर कर सकता है, 8 एम्पियर इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये एमीटर है बेटा। तो एमीटर का काम क्या है, मेजर करंट, करंट को मेजर करना है तो एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और जो ये रेंज है, रेंज हमने लिखी कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लास्ट में लिखा होता है वो इसकी रेंज होती है। लास्ट में क्या लिखा, 8, तो 8 एम्पियर। ऐसे ही इसकी रेंज क्या है, 30 डिविजन्स। ये 30 डिविजन्स होते हैं। इसके 0 के लेफ्ट साइड में भी होते हैं, 0 यहाँ मिडिल में होता है इसमें गैल्वेनोमीटर में, और 0 के राइट साइड में भी 30 डिविजन्स होते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर, ये एमीटर। एमीटर जो है करंट को मेजर करता है, और ये गैल्वेनोमीटर स्मॉल डिफ्लेक्शंस को मेजर करता है, करंट की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। दूसरा, एमीटर को सर्किट में हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में।
सीरीज कनेक्शन करते हैं इसका। एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, एमीटर को जब भी हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में। अब प्रश्न आता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलें। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक शंट की। किसकी ज़रूरत होगी बेटा? शंट की। तो देखिए, अब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर, ये कैपिटल जी जो है रेजिस्टेंस हो गया गैल्वेनोमीटर का। और इसके पैरेलल में ये लीजिए, ये पैरेलल में मैंने ये एस जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया। समझ गए? ये जो कैपिटल एस है ये कहलाता है शंट। क्या कहलाता है? शंट। ठीक है, इट इज ए लो और वी कैन से स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस है या लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, शंट कनेक्टेड रेजिस्टेंस, इट इज ए लो और स्मॉल रेजिस्टेंस एंड, यहीं पर लिख दो एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, और कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल में जोड़ा जाता है। कहाँ पर? सर्किट में। पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं इसे? एंड कनेक्टेड इन पैरेलल टू सेव, किसे सेव करने के लिए? टू सेव इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मतलब जो डिवाइसेज होती हैं। ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डैमेज, उनमें इलेक्ट्रिकल डैमेज ना हो, यानी बचाने के लिए। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसमें ज़्यादा करंट ना फ्लो हो जाए इसके लिए इसके पैरेलल में एक हमने लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया है जिसे हम शंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, तो ये कहलाता है कन्वर्टेड एमीटर। ये जो बॉक्स में डॉटेड बना रहा हूँ, यानी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक लो शंट जोड़ दीजिए तो ये कहलाएगा, इसका नाम अब क्या कहेंगे? इसको हम कन्वर्टेड एमीटर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? कन्वर्टेड एमीटर कहेंगे इसको क्या कहेंगे? कन्वर्टेड एमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट जोड़ दिया, लो रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो ये बन गया अब कन्वर्टेड एमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं है, ये है कन्वर्टेड एमीटर। चलिए, अब इसमें मुझे कुछ और पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ। ये आपने लो रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दिया एस। ठीक है, अब इसमें मुझे करंट फ्लो करना है तो ये बैटरी मैंने जोड़ दी। ठीक है, बैटरी जोड़ दी तो यहाँ से करंट जाएगा आई। क्या जाएगा? आई। ठीक है, अब ये आई में से कुछ करंट तो इधर चला जाएगा, मान लीजिए आई एस चला गया, और इधर जाएगा कुछ करंट आई जी चला गया। क्या चला गया? आई जी चला गया। समझ गए? आई जी तो इसमें चला गया और आई एस इधर चला गया नहीं? और ठीक है, फिर आई एस इधर से आएगा और आई जी इधर से आएगा तो इसमें वापस आई आ जाएगा कि नहीं? अब देखिए, जब हम किन्हीं दो इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेज को पैरेलल में जोड़ते हैं तो एस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल जी के अक्रॉस होगा, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा। और ये कैपिटल जी क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। कैपिटल जी वेयर कैपिटल जी इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, एस क्या है? शंट है, शंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आई जी गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट, आई एस शंट रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट। अब यहाँ पर आई एस बराबर क्या होगा बेटा? देखो आया कितना था? आई में से आई जी इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा? आई माइनस आई जी, यानी जो आई एस की वैल्यू है वो आई माइनस आई जी के बराबर होगी कि नहीं होगी? आई आ रहा था, आई जी इधर चला गया तो इधर कौन जाएगा? आई माइनस आई जी, यानी आई एस की वैल्यू क्या है? आई माइनस आई जी। या फिर और देखिए, एस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही जी के अक्रॉस पोटेंशियल होगा क्योंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पोटेंशियल
across shunt is equal to potential across गैल्वेनोमीटर। ठीक है, होगा या नहीं? अब शंट के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? शंट का रेजिस्टेंस क्या है? एस, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई माइनस आई जी। ठीक है, या आई एस बोल दो, आई एस इंटू एस, यही तो होगा, आई एस इंटू एस। आई एस तो करंट फ्लो हो रहा है शंट से, और रेजिस्टेंस है एस, तो आई एस इंटू एस इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल जी। तो कितना पोटेंशियल हो गया? आई जी इंटू कैपिटल जी। ठीक है, अब आई एस का वैल्यू क्या है? आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, और ये एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। हो गया नहीं? अब यहाँ से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इससे आप शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना लो रेजिस्टेंस आपको गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना है। ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई बेटा। किसकी वैल्यू आ गई? शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर? जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा भाई? ये था आपका, देखो ये था आपका जी गैल्वेनोमीटर, और इसके पैरेलल में जोड़ा आपने एस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? मान लीजिए आर है, तो 1/r इज इक्वल टू, दोनों पैरेलल में है तो 1/s प्लस 1/g। होगा या नहीं होगा? तो यहाँ से एस इंटू कैपिटल जी आ गया एलसीएम, तो कैपिटल जी प्लस एस, ये 1/r का वैल्यू आया। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया? एस इंटू जी अपॉन जी प्लस एस, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। तो कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लेता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अब ये तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे बदल सकते हैं? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जोड़कर। अब मुझे बदलना है गैल्वेनोमीटर को किस में? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। ठीक है, ये करना है अब मुझे। अब गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है? वोल्टमीटर में बदलना है। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो, ये गैल्वेनोमीटर था, इस तरीके से था गैल्वेनोमीटर, जो कि स्मॉल डिफ्लेक्शंस को मेजर करता है। ठीक है, जो कि सर्किट में करंट की प्रेजेंस को चेक करता है, चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, और इसमें 30 डिविजन्स इधर लेफ्ट साइड में होता है, 30 इधर होता है, 0 मिडिल में होता है। यहाँ कैपिटल जी लिखा रहता है, कैपिटल जी इसका रेजिस्टेंस है। ये रेड टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए, अब वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर में भी बेटा क्या होता है? इस तरीके से एक रेड टर्मिनल होता है और एक ब्लैक टर्मिनल होता है। रेड पॉजिटिव होता है, ब्लैक नेगेटिव होता है, और ऐसे ही एक शीशे के अंदर स्केल बना रहता है। इस टाइप से स्केल होता है। ठीक है, इस टाइप से स्केल होता है, और यहाँ वैल्यू रखी रहती है 0, अंदर लिखी रहती है 1 2 3 4। अब लास्ट में कितना लिख रहा है? 4, यानी रेंज कितनी हो गई? रेंज ऑफ वोल्टमीटर कितनी आ गई? V से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितनी है? 4 वोल्ट, यूनिट हो गया वोल्ट। तो जो लास्ट में लिखा रहता है वो रेंज कहलाता है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर को मुझे वोल्टमीटर में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा? ये लिया मैंने गैल्वेनोमीटर, और इसके सीरीज में ये लीजिए मैंने कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है बेटा? एक हाई रेजिस्टेंस है। कैपिटल आर क्या है? हाई रेजिस्टेंस है। तो ये जो बॉक्स में बना रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दें, तो ये बन जाता है कन्वर्टेड वोल्टमीटर, यानी अब गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में बदल गया है। ठीक है, जहाँ पर कैपिटल जी तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, और कैपिटल आर क्या है? हाई रेजिस्टेंस है। यानी गैल्वेनोमीटर को यदि आप वोल्टमीटर में बदलना चाहते हैं तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं वोल्टमीटर कैसी डिवाइस है? एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है।
वैसे ही एमीटर कैसी डिवाइस है बेटा, एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। एमीटर जो है लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसलिए इसको जो है हम सीरीज में जोड़ते हैं। और गैल्वेनोमीटर जो है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसलिए इसको सॉरी वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, इसलिए इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसलिए इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। और एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये कन्वर्टेड वोल्टमीटर आ गया। अब मैं यहाँ पर देख इसी को दोबारा बना लेता हूँ, ये कैपिटल जी और ये कैपिटल आर। अब मैं इसमें करंट फ्लो कर देता हूँ, ये लीजिए करंट फ्लो कर दिया इस बैटरी को जोड़ करके। कितना करंट गया, आई करंट गया, ठीक है, आई करंट गया, क्लियर। अब आई करंट इसमें चला गया, तो अब बताइए मुझे, आई करंट चला जाएगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले तो ये बता दें। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, सिंपली जी प्लस आर होगा। क्या होगा, जी प्लस आर। जी तो गैल्वेनोमीटर का हो गया, आई आर जो है हाई रेजिस्टेंस हो गया, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हम बात करना चाहें कि जी जो हाई रेजिस्टेंस है वो कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, जो हाई रेजिस्टेंस हमें जोड़ना है वो कितना जोड़ना पड़ेगा। हाई रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए यानी कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए। तो देखिए आई इधर गया, तो इधर ये आई जी इसमें का होगा और इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल होगा, तो करंट तो दोनों में सेम जा रहा है, ठीक है, करंट दोनों में सेम जा रहा है, आई इंटू जी प्लस आर, आई इंटू जी प्लस आर, यानी आई जी हम कह सकते हैं, आई जी इंटू जी प्लस आर। और ये बराबर होगा किसके, इस ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, भाई ये जो वोल्टेज वी अप्लाई किया है वो जी और आर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा यहाँ से यहाँ तक उसके बराबर होगा। तो जी और आर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर जो करंट जा रहा है मान लीजिए ये आई जी हो गया, गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है, तो आई जी में से जाएगा और आई जी आर में से जाएगा। तो देखिए बी बराबर क्या होगा बेटा, आई जी इन दोनों के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल, जी प्लस आर होगा, होगा या नहीं होगा, यही होगा, ठीक है, यही होगा। और यहाँ से क्लियर है, ये वी यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल है, और ये वी किसके बराबर होगा, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल जी प्लस आर इंटू आई जी, ये होगा ना इन दोनों के अक्रॉस। भाई दोनों का रेजिस्टेंस टोटल और दोनों में फ्लो होने वाला करंट आई जी, इसमें जितना करंट होगा उतना ही इसमें होगा क्योंकि सीरीज में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ से इसको आई जी इंटू जी प्लस आर को मैं वी के बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जी प्लस आर बराबर क्या आ जाएगा, वी अपॉन आई जी आ जाएगा, और आर बराबर क्या आ जाएगा फिर यहाँ से, वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी, ये आ गया। ये हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना हाई रेजिस्टेंस हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो हमने जाना कि कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलेंगे। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दो तो वो वोल्टमीटर में बदल जाएगा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा दो तो वो एमीटर में बदल जाएगा। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, देखिए वोल्टमीटर जिससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं, ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और यदि हम आइडियल वोल्टमीटर की बात करें, आइडियल वोल्टमीटर, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। एमीटर की बात करूं, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आइडियल एमीटर की बात करूं, आइडियल एमीटर का तो रेजिस्टेंस 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। तो ये बातें भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बना सकते हैं, और करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से कैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने इस लेक्चर में सीखा।
अब इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।